हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी के आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे भारतीय संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विषय में। ये जो टॉपिक है वो आपका यूनिट नंबर 5 में दिया हुआ है। सामाजिक अध्ययन के अंदर भारतीय संसद के अंदर हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति को। इससे पहले वाली जो 4 यूनिट हैं वो अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपने ये यूनिट्स नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पर जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाकर के एसएसटी की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और पिछले यूनिट्स को भी देख सकते हैं। दोस्तों, तो हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रपति के विषय में। उससे पहले हम जान लेते हैं संसद के विषय के अंदर सरकारों के विषय में। तो लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं वो सरकार के कार्यपालिका और विधायिका अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। क्या कहा हमने? क्योंकि हमारी सरकार जो है वो लोकतांत्रिक सरकार है, तो लोकतांत्रिक जो सरकारें होती हैं वो कार्यपालिका और विधायी अंगों के मध्य जो उनके संबंध हैं उनके प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से बांटी जाती हैं। एक आती है संसदीय सरकार और दूसरी आती है अध्यक्षात्मक सरकार। यानी सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकारों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार। अब पहले बात करते हैं संसदीय व्यवस्था कौन सी होती है। संसदीय व्यवस्था जो है वो इस प्रकार की होती है कि इसमें कार्यपालिका है वो अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या कहा हमने? समझ लीजिएगा इसको कि जो संसदीय व्यवस्था है उसमें क्या होता है कि कार्यपालिका जो है वो नीतियों और कार्यों के लिए, यानी वो जो नीतियां और कार्य करती हैं उनके लिए विधायिका के प्रति वो उत्तरदायी होती हैं। इसलिए हम इस संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप आदि के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन, भारत, जापान, कनाडा आदि के अंदर इस प्रकार की जो व्यवस्था है हम देख सकते हैं। तो क्या बात की हमने कि लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं वो कार्यपालिका और विधायिका के जो आपस में रिलेशन हैं उन रिलेशन के आधार पर जो है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है संसदीय सरकार और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक सरकार। संसदीय सरकार वो होगी जिसमें कार्यपालिका जो है अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, और ऐसी सरकार को हम कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप आदि भी कह सकते हैं। भारत में किस प्रकार की हैं? तो भारत में इसी प्रकार की संसदीय व्यवस्था हम देख सकते हैं। अब हम बात करें कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था कौन सी होती है, तो देखिएगा ये इसके जो संसदीय है उसके विपरीत होती है। यानी इसमें जो कार्यपालिका है वो अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इसकी परिभाषा को हम इसी रूप में देखते हैं कि यदि कार्यपालिका नीतियों और कार्य के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी तो उत्तरदायी सरकार कहेंगे, ऐसी सरकार संसदीय सरकार कही जाएगी। लेकिन अगर वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यानी वो विधायिका से स्वतंत्र है, तो वो कहलाएगी अध्यक्षात्मक व्यवस्था। तो हम समझ सकते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका के आपस में क्या संबंध है। इन्हीं संबंधों के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा था। जहाँ संसदीय होगी वहाँ जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगी, उत्तरदायी होगी। अगर वो विधायिका से स्वतंत्र है तो हम उसे कहेंगे अध्यक्षात्मक व्यवस्था। ऐसी जो सरकार है उसे हम गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कह सकते हैं। ऐसी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? तो ऐसी व्यवस्था जो है अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका आदि के अंदर हम देख सकते हैं। दोस्तों, अब देखिएगा भारत में जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई है वो ब्रिटेन के समान है। यानी भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसलिए क्या होगा कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो देश का सिर्फ संवैधानिक प्रमुख या औपचारिक प्रमुख होता है, जैसा कि ब्रिटेन में हुआ करता है कि जो राष्ट्रपति होगा यानी सर्वोच्च जो पद होगा वो संवैधानिक प्रमुख तो है लेकिन वो औपचारिक प्रमुख होता है। लेकिन वास्तविक रूप में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, जिसका प्रमुख मंत्री हुआ करता है। हमने क्या कहा कि देखिए संवैधानिक प्रमुख या औपचारिक प्रमुख तो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे, लेकिन वास्तविक रूप में जो है कार्यपालिका शक्तियों का जो प्रयोग है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, और उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री हुआ करता है।
और इस मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होंगे वो निर्वाचित होते हैं और वे सभी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी भी होते हैं। क्या कहा हमने कि जो वास्तविक कार्यपालिका है वो कौन सी होगी, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है और इसके जो सदस्य हैं वो निर्वाचित हुआ करते हैं और ये सदस्य जो हैं लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक जो स्थिति है वो ब्रिटिश सम्राट के समान ही है। संवैधानिक स्थिति तो समान ही है, लेकिन जो उसका चुनाव होता है, जिस प्रकार से उसको बनाया जाता है, वो ब्रिटिश सम्राट की तरह वंशानुगत नहीं है दोस्तों। यानी ब्रिटिश सम्राट में जो टेक्निक्स तो देखिएगा सेम है, लेकिन वहाँ पर जो है वंशानुगत होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे वंशानुगत प्रणाली नहीं अपनाई गई है। तो इस प्रकार से भारत में एक साथ में हम संसदीय लोकतंत्र और गणराज्य को देखते हैं, यानी दोनों जो परंपराएं हैं वो यहाँ पर स्थापित की गई हैं। दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं भारतीय संसद की। तो भारतीय संसद में क्या है, जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई है उसका उल्लेख हमें संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में केंद्र में संसदीय व्यवस्था का जो उपबंध किया गया है वहाँ हम इसको देख सकते हैं। और अनुच्छेद 163 और 64 में जो है राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था की गई है, वैधानिक व्यवस्था की गई है। दोस्तों तो संसदीय शासन प्रणाली से संबंधित अनुच्छेद 74 और 75 की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों तो भारतीय संविधान के 3 प्रमुख अंग माने जाते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो होती है विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। अब देखिएगा भारत संघ की सर्वोच्च विधायिका का नाम क्या है, तो सर्वोच्च विधायिका का नाम होता है संसद, यानी कानून बनाने की जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसके पास में है, संसद के पास में है। दोस्तों भारतीय संसद जो है इसके 3 अंग माने गए हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं और तीनों शामिल होते हैं भारतीय संसद में, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब हमने देखिएगा क्या कहा, भारतीय संविधान के 3 अंग हमने माने, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब भारत संघ की सर्वोच्च विधायिका की बात अगर हम बात करें, यानी सबसे प्रमुख जो है कानून बनाने की शक्ति जो है वो किसके पास में है, तो वो संसद के पास में है। और ये जो संसद है इस संसद के 3 अंग माने गए हैं। 3 अंग कौन कौन से, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का महत्व क्या है, वो संसद का एक अंग है। जहाँ राज्यसभा में बहुत सारे लोग बैठते हैं वहाँ लोकसभा में भी बहुत सारे लोग बैठते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अकेला होता है, लेकिन फिर भी वो तीसरे पार्ट के रूप में आता है, प्रमुख पार्ट के रूप में आता है। यानी 3 अंग जो हैं जो सिमिलर हैं उसके अंदर जो है राष्ट्रपति का नाम भी आता है। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति किसी भी सदन न तो राज्यसभा का सदस्य होता है और न ही लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। हमने क्या कहा, न तो वो राज्यसभा का होता है न लोकसभा का होता है, यानी इन दोनों से ही वो क्या हो गया, भिन्न हो गया, लेकिन फिर भी वो संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। और न तो वो इन सदनों के अंदर बैठता है और न ही कभी वो चर्चाओं में हिस्सा लेता है। अब देखिए सारे कानून बनाने के अंदर उसका मुख्य रोल है, लेकिन फिर भी वो किसी भी सदन के अंदर नहीं तो बैठता है और किसी भी प्रकार के चर्चा के अंदर भाग भी वो नहीं लेता है। अब हम बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के विषय में। तो देखिएगा हमने पहले भी बात की, भारत में जो है संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। और संसदीय प्रणाली कौन सी होती है, जिसमें जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जबकि वास्तविक जो कार्यपालिका है वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के पास में होती है। दोस्तों तो राष्ट्रपति को जो है नाम मात्र का कार्यकारी और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यकारी माना जाता है। यानी राष्ट्रपति क्या होता है, यहाँ हम समझ लेते हैं कि नाम मात्र की कार्यपालिका है, अर्थात राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का उपयोग और कार्य प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करने होते हैं। दोस्तों अब इस बात को आप यही समझ लीजिएगा कि नाम तो राष्ट्रपति के से ही होंगे, सारे जो कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। राष्ट्रपति करेगा बहुत कुछ, लेकिन राष्ट्रपति अपने आप कुछ भी नहीं करता है। हम कहीं राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग करता है, इन शक्तियों का उपयोग करता है, लेकिन वो कभी भी खुद नहीं करता। वो जब मंत्रिपरिषद उसको जा करके कहेगी, प्रधानमंत्री उसको जा करके कहेंगे, तो फिर वो कार्य करता है। दोस्तों मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी प्रधानमंत्री को मान करके चलते हैं। तो मंत्रिपरिषद की सलाह
सलाह का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जब उनसे सलाह मांगता है, सलाह का मतलब मंत्रिपरिषद जो कहेगा वो काम है जो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। शक्तियां बहुत हैं राष्ट्रपति के अंदर, लेकिन वो खुद से उनका उपयोग नहीं किया करता है दोस्तों। वो उनका जो उपयोग है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करना होता है। हालांकि कुछ एक विवेकाधीन शक्तियां भी इसके पास में हैं, लेकिन जो अभी तक हमने उपयोग देखा है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के द्वारा ही किया गया है दोस्तों। संविधान के अंदर इसके संदर्भ में 2 प्रावधान किए गए हैं। एक तो कि राष्ट्रपति को संघ की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग उसके द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर अथवा संविधान के प्रावधान के अनुसार अधीनस्थ कार्यकारियों के माध्यम से करना होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि प्रत्यक्ष तौर पर अथवा संविधान के प्रावधान के अनुसार अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उसका उपयोग करना होगा। ये कहता है अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति की सहायता और उसे परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता और उसे परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति अपने कार्यों का जो निष्पादन है ऐसे परामर्श के अनुसार करेगा। अनुच्छेद 74 के अनुसार हमने क्या कहा कि जो कार्यकारी शक्तियां हैं उनका जो उपयोग है संविधान के प्रावधान के अनुसार अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करना होगा। अनुच्छेद 53 की बात है। राष्ट्रपति की सहायता और उसे परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी और जो राष्ट्रपति है अपने कार्यों का निष्पादन ऐसे परामर्श के अनुसार ही करेगा दोस्तों। अब देखिएगा क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 के अंदर। कब हुआ था? 1976 के अंदर जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ और इसके अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बाध्य है या नहीं, तो 42वें में क्या था? 42वें के अनुसार सलाह मानने के लिए बाध्य है। उसके बाद में देखिएगा अगला संविधान संशोधन जो हुआ इससे संबंधित वो था 1978 का 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया कि वो मंत्रिपरिषद में ऐसी सलाह पर सामान्यतः अथवा पुनर्विचार के लिए कहें, यानी वो पुनर्विचार के लिए सलाह को लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद में अगर उसको कोई सलाह दी जाएगी दोबारा अगर वो उसके पास में वापस आती है तो वो कार्य करने के लिए बाध्य होगा। हमने कहा कि मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति काम करता है तो क्या वो उसको मानने के लिए बाध्य है? 42वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है उसको सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। फिर कानून बना 44वें संविधान संशोधन के अंदर, उसको ये अधिकार दिया गया कि ऐसे सलाह को जो है वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद में अगर वो सलाह वापस आती है तो उसे सलाह के अनुसार कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को संवैधानिक तौर पर कोई विवेकाधीन शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थिति के अनुसार जो है ऐसी शक्तियां हैं जो विवेकाधीन हमें प्रतीत होती हैं, अर्थात वह मंत्रियों को सलाह के बिना निम्नलिखित परिस्थितियों में अपने जो विवेक से कार्य करता है। हमने क्या कहा कि बिना मंत्रियों की सलाह के वो कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ मतलब हालांकि विवेकाधीन शक्तियां हमारे संविधान में नहीं हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके अंदर वो अपने विवेक से कार्य कर सकता है परिस्थितियों के अनुसार, जहां उसके लिए मंत्रियों की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। हमने कहा राष्ट्रपति कार्य करेगा सारे मंत्रियों की सलाह से करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां वो स्वयं विवेक से कार्य करता है, लेकिन स्वयं विवेकाधीन शक्तियां यहाँ उसके पास में नहीं है, परिस्थिति जन्य स्वयं विवेकाधीन शक्तियां उसके पास में आती हैं। और ये कब होंगी, किस प्रकार से हैं, उन परिस्थितियों की हम बात कर लेते हैं। तो लोकसभा में यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, हमने क्या कहा, लोकसभा में किसी भी दल को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रधानमंत्री नियुक्त करने की शक्ति उसके पास में है। दूसरा, लोकसभा में विश्वास मत सिद्ध न कर पाने पर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देना। हमने क्या कहा कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, जिसे बाद में विश्वास मत हासिल करना होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन आए, दूसरी कंडीशन की हम बात करें कि लोकसभा
में अगर जो मंत्रिपरिषद है वो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाती है तो ऐसी मंत्रिपरिषद को वो बर्खास्त भी कर सकता है। यदि मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो दे तो ऐसी स्थिति में लोकसभा को भंग भी वो कर सकता है। दोस्तों ये कुछ एक परिस्थिति जन्य उसकी जो है शक्तियाँ थी। भारत के राष्ट्रपति पद से संविधान के अनुच्छेदों की एक जो टेबल है उसको हम देख लेते हैं, याद करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद जो 52 है वो ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 53 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्तियाँ उसमें निहित है। 54 के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव की बात है। 55 के अंदर राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति बताई गई है। अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल है। 57 के अंदर राष्ट्रपति पद पर दोबारा चुने जाने के लिए पात्रता की बात की गई है। 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं वो कौन से में हैं। 58 के अंदर याद रखा करो, ये यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल किस में है, 56 में है, और योग्यताएं कहाँ हैं 58 के अंदर। टेबल के अंदर याद करनी थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए आप कोशिश करें कि संदर्भ के अंदर जब कार्यकाल की बात आए तो आप इनको दोबारा पलट करके देखें, तब जा करके ये सारी चीज़ें याद होती हैं। 59 क्या कहता है, राष्ट्रपति पद की शर्तें आती हैं इसमें। 60 के अंदर जो है शपथ, या तो याद रख सकते हैं 100 से 60 और 100 से शपथ, तो इस प्रकार से ये आपको याद रह जाएगा। उसके बाद में देखिएगा 61 के अंदर क्या है, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अवश्य ही याद रखना। अनुच्छेद 61 के अंदर क्या है, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया बताई गई है। और 62 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसको भरने के लिए उसको वापस चुनाव कराने का जो समय है वो इसमें बताया गया है। 65 के अंदर जो है राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का कार्य करने के लिए उपराष्ट्रपति जो संबंधी जो प्रावधान है वो 65 के अंदर किए गए हैं। दोस्तों उसके बाद में देखिएगा 71 की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो विषय हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। 72 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्षमादान और सज़ा को कम करने संबंधी राष्ट्रपति की शक्ति हैं। 72 को विशेषतः आप याद रखिएगा। 72 में क्या है, क्षमादान और कुछ मामलों में सज़ा को कम करने संबंधी राष्ट्रपति की शक्तियाँ निहित हैं। दोस्तों 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति की सहायता और उसे परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद है, उसकी जो बात है वो 74 में की गई है। 75 में जो है मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन भत्ते आदि का जो प्रावधान है वो 75 में किया गया है। 76 में भारत के महान्यायवादी की बात की गई है। 77 में भारत सरकार की व्यापारिक जो नीति है उससे संबंधित बातें की गई है। मैं आपको वो अनुच्छेद बता रहा हूँ जो किसी न किसी प्रकार से राष्ट्रपति से संबंधित है। 78 भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति को सूचना देने संबंधी प्रधानमंत्री का कर्तव्य जो है वो इसमें बताया गया है। 85 संसद सत्र का आह्वान और भंग किए जाने संबंधी जो उल्लेख हैं वो 85 के अंदर हैं। 111 के अंदर जो है संसद द्वारा पारित विधेयकों के प्रति सहमति से संबंधित उल्लेख है। 112 के अंदर केंद्रीय बजट से संबंधित उल्लेख है। 123 ये विशेषता याद रखिएगा दोस्तों। 123 क्या कहता है, अध्यादेश लाने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो यहाँ बताई गई है। अध्यादेश मतलब जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, कोई अनिवार्य रूप से कानून अगर हमें लागू करना है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों इसके बाद में देखिए 143 जो है उसके अंदर उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की जो शक्तियाँ हैं, यानी ये राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित बात हो गई थी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है। राष्ट्रपति जो है उसका चुनाव एक पैनल के द्वारा होता है, यानी उसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। दोस्तों तो यहाँ हमें स्पष्टतः याद रखनी है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य कौन भाग लेंगे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, इस बात को याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और हम बहुत बार कंफ्यूज भी होते हैं। निर्वाचित सदस्य यानी जिनका चुनाव हुआ है। देखिए चुनाव करना है, अब मनोनीत क्यों नहीं लेंगे, मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और वही उसके चुनाव में हिस्सा लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। क्योंकि हो सकता है कोई राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ रहा हो, क्योंकि दोबारा चुनाव तो देखिएगा वो लड़ सकता है।
तो निर्वाचित सदस्य जो जनता ने चुन करके भेजे हैं वही सदस्य इसमें भाग लेते हैं, और राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य या निर्वाचित सदस्य जो होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो बात अनुच्छेद 54 में कही गई है दोस्तों। इस प्रकार से हम देखें तो कौन भाग नहीं लेता है? संसद के दोनों सदनों के नामित या मनोनीत जो सदस्यगण हैं, यानी जो मनोनीत किए गए हैं वो सदस्य, राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के सदनों की स्थिति में नामित सदस्य, विधानसभाओं और विधान परिषद के अंदर अगर कोई नामित सदस्य हैं तो वे राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। विधान परिषद के तो न तो निर्वाचित और न ही मनोनीत, विधान सभाओं के अंदर कोई मनोनीत सदस्य है तो वो, और विधान परिषदों के अंदर तो देखिएगा किसी प्रकार का निर्वाचित और मनोनीत कोई भी सदस्य जो है वो इसके अंदर राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है। इसके अलावा एक बात हमें यहाँ याद रखनी है कि यहाँ जो राज्य शब्द है उसमें राष्ट्रपति राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी को भी शामिल करता है, यानी इनको भी शामिल किया गया है राज्य के अंदर। ये था 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है ये लोग भी जो हैं राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। दिल्ली संघ शासित प्रदेशों की हमने बात नहीं की है ना, किसकी बात की है? केवल राज्य विधानमंडलों के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य और संसद के दोनों सदनों के चुने गए सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं, बाकी कोई भी हिस्सा नहीं लेता है। आपको इस प्रकार से याद रख लीजिएगा। लेकिन इन राज्यों के अंदर ये जो राज्य हमने यहाँ लिखा है इसके अंदर दिल्ली और पांडिचेरी को शामिल किया गया है, यानी बाकी जो वो हैं संघ शासित जो प्रदेश हैं वो इसके अंदर हिस्सा नहीं लेते हैं। ये संशोधन किया गया था 17वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के स्तर पर तथा समग्र रूप से राज्यों और संघ के बीच जहां तक व्यवहारिक समानता और एकरूपता होनी चाहिए, यानी राज्यों और संघ के बीच जहां तक संभव हो चुके समानता और एकरूपता होनी चाहिए ताकि वो सभी हम इसमें भाग ले सकें। इसलिए जो है एक चुनाव पद्धति को अपनाया जाता है, और वो कौन सी है? एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, गुप्त मतदान प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ताकि जो सभी का जो है समान प्रतिनिधित्व इसमें रह जाए। दोस्तों यहाँ आगे हम बात करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जिसे इलेक्टोरल कॉलेज भी कहा जाता है। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 54 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 54 के अंदर जो है निर्वाचक मंडल की बात की गई है, यानी जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं करते हैं। हम सीधे राष्ट्रपति को वोट नहीं कर सकते, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो हैं वो इसमें वोट करते हैं। तो आप देख लीजिएगा आप किसको चुनते हैं, या तो आप सांसद को चुनते हैं या फिर अपने एमएलए को चुनते हैं। तो जिसको आपने वोट डाला है वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकता है। इसलिए हमने कहा प्रत्यक्ष तौर पे तो हमने राष्ट्रपति को नहीं चुना, लेकिन परोक्ष रूप से हमने ही चुना है, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि थे वही इसमें भाग लिया करते हैं। दोस्तों भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जो वोटिंग है वो उसका एक विशेष तरीका अपनाया जाता है जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। सिंगल वोट यानी मतदाता एक ही वोट देगा। सिंगल वोट का मतलब क्या है कि मतदाता एक ही वोट देगा, लेकिन वह कई उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है, यानी उसका जो वोट होगा ना उस वोटर लिस्ट के अंदर जो नाम होंगे उनके अंदर वो क्रम संख्या लिखता है 1 2 3 4, यानी पहला क्रम किसको देना चाहता है, पहला अगर विजय नहीं होता है तो दूसरा नंबर किसका आएगा। इस प्रकार से वह बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है, दूसरी कौन है और तीसरी कौन है, यानी वोट तो वो एक ही देता है। अगर पहली स्थिति के अंदर पहला जो उसका है पहली पसंद को चयनित नहीं किया जाता है तो फिर दूसरी स्थिति का नाम आता है। दोस्तों यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो पाया तो फिर उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसका जो रेटिंग है वो ऊपर हो जाएगी, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसलिए हम इससे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। एकल
मत हस्तांतरणीय प्रणाली हम इसको कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा, वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के मतों की प्रमुखता भी अलग अलग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेटेज के नाम से जानते हैं। यानी सांसद का जो मत मूल्य है और विधायकों का जो मत मूल्य है वो अलग अलग होगा। यानी हम क्या करेंगे, इसमें जो मतों की गणना होगी वो वेटेज के आधार पर होती है। किस आधार पर होती है? वेटेज के, मत मूल्य के आधार पर होती है। दो राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जो राज्य की जनसंख्या है उसके आधार पे ये तय किया जाता है। यानी हमारे राजस्थान की जितनी जनसंख्या है, जितनी जो हमारी विधानसभा की यहाँ सीटें हैं, उनके अंदर उसका भाग दे करके वेटेज को तय किया जाता है। और ये वेटेज जिस तरह से तय किया जाता है उसे ही हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। यानी क्या कहा भी, जो वेटेज है सांसदों का और विधायकों का, जो वेटेज है वो निकाला जाएगा। तो जो अलग अलग राज्य हैं उनका वेटेज भी क्या होगा, अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है दोस्तों। अगर अंत तक जो ये चुनाव प्रक्रिया चलती रहती है और अंत तक किसी प्रत्याशी को तय कोटा न मिले, अब इसमें जो है विनर कौन होगा, तो यहाँ सबसे ज़्यादा मत की बात नहीं होती, अग्रता ही विजेता वाली बात यहाँ नहीं होती। यानी सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिले वही जीत जाए, जैसा लोकसभा और राज्यसभा या अन्य चुनावों के अंदर होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए वो जीत जाता है। लेकिन यहाँ एक जो है निश्चित कोटा तय किया गया है कि प्रत्याशी जब तक एक निश्चित कोटा प्राप्त नहीं कर लेता तब तक बारी बारी से जो है उम्मीदवार उस रेस से बाहर होते रहते हैं और अंत में जो शेष बच जाता है वही विजय माना जाता है। यानी एक निश्चित कोटा मिलने तक जो है ये प्रक्रिया बार बार मतगणना की चलती रहती है। अब ये जो न्यूनतम कोटा है वो क्या होगा, यानी कुल वेद मत, जितने भी वेद मत हैं उसमें आप 2 का भाग दीजिए, आधे से यानी 50% से एक मत भी अगर अधिक उसको मिल जाता है, यानी 50% प्लस 1, यानी 50% से अधिक मत जब वो प्राप्त कर लेता है वेद मतों का, आधे से कम एक मत अधिक, यानी 200 वोट हैं तो आधा कितना हो गया, 100 प्लस 1 101 अगर वोट उसको मिल जाते हैं तो इसे हम न्यूनतम कोटा मान करके चलते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से एक न्यूनतम कोटा जो है जब तक उनको प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहेगी दोस्तों। तो देखिएगा, न्यूनतम कोटा जो है यानी 50% से एक वोट ज़्यादा, यानी कम से कम 50% और उससे एक वोट अगर ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम कोटा जब उसने प्राप्त कर लिया तो हम उसको विजय घोषित कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति पद चुने जाने के लिए योग्यता कौन सी होनी चाहिए, अनुच्छेद 54 के अंदर इसकी पूरी बात कही गई है। नंबर 1 तो वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी बात, वो लोकसभा की सदस्यता का पात्र होना चाहिए, यानी लोकसभा के सदस्य के लिए जो पात्रता चाहिए वो सारी उसमें होनी चाहिए। चौथी बात, संघ सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण में किसी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। संघ सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण में वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को संसद के किसी सदन या राज्य विधानसभा का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। वो संसद के किसी सदन या राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में नहीं होना चाहिए और उसे किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति की परिलब्धियों, भत्तों और जो उसके विशेषाधिकार हैं उनका जो निर्धारण है वो संसद के द्वारा किया जाता है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि जो परिलब्धियां और जो भत्ते हैं उसके कार्यकाल में रोकी नहीं जा सकती हैं दोस्तों। राष्ट्रपति पद के लिए जो है एक और बात यहाँ विशेष रूप से जान लेनी है कि उम्मीदवार का नाम रिकमेंडेड किया जाना चाहिए, अनुमोदित किया जाना चाहिए, कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। हमने क्या कहा कि 50 मतदाता तो क्या करेंगे, उसको जो है प्रस्तावित करेंगे और 50 मतदाताओं के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि कितनी है, 15,000 रुपये है और ये जमानत राशि जब्त हो जाएगी यदि उसको 1/6 भाग जो मत हैं वो प्राप्त न हो। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जो किसी भी प्रत्याशी की जमानत राशि है वो जब्त हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा एक और जो हमारे यहाँ शर्त आती है कि राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा यदि
यदि निर्वाचन से पूर्व वो इसका सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि जिस दिन उसका चुनाव हो गया उसी दिन से उसका स्थान जो है उस स्थान से रिक्त समझा जाएगा। यानी अगर वो सदस्य है तो जिस दिन उसका चुनाव राष्ट्रपति के रूप में हो गया उसी समय से उस सदन से जो है उसका पद वो है रिक्त माना जाएगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के अंदर कोई भी प्रकार का अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता है दोस्तों। अनुच्छेद 59 के अंदर इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद में हम बात करें कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। शपथ का प्रावधान कहाँ था? अनुच्छेद 60 के अंदर इसकी शपथ बताई गई है। राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाएगा। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन दिलवाएगा? उसके बाद में सीनियरिटी में जो नंबर आता है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। यानी सीनियर जो न्यायाधीश है क्रम से आगे चलता चला जाएगा। जो सीनियर जो होगा न्यायाधीश वहाँ का वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा उसके द्वारा शपथ दिलाने का कार्य संपन्न किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कार्यकाल की। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल है जो 5 वर्ष का होता है। ये 5 वर्ष कब से है? पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक का होता है। यद्यपि वह चाहे तो भारत के उपराष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। यदि भारत के राष्ट्रपति कभी भी चाहें तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। तो हम ये कहें भी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा दोस्तों। उपराष्ट्रपति को संबोधित यह त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को भेजा जाता है। उपराष्ट्रपति इसको कहाँ भेजेगा? क्या करेगा? इसका अपने पास में नहीं रखेगा, वो लोकसभा अध्यक्ष को भेज देगा दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा राष्ट्रपति को संविधान के इसके अलावा देखिए राष्ट्रपति को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अपने पद से हटाया भी जा सकता है। हमने क्या कहा? नंबर 1 तो क्या करेगा? वो 5 साल तक उसका कार्यकाल होता है। अब या तो उसकी क्या होगी? डेथ होगी तो अपने आप पद रिक्त हो जाएगा। इसके अलावा वो चाहे तो अपना जो त्यागपत्र है वो भी दे सकता है, स्वेच्छा से छोड़ सकता है पद, लेकिन उसके लिए उसको त्यागपत्र देना होगा उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र को लोकसभा अध्यक्ष को भेज देता है। तो क्या राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है? हाँ, हो सकता है। राष्ट्रपति भी एक मानव है, उसके द्वारा भी जो है कुछ इस प्रकार से संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के रूप में कार्य किए जा रहे हों तो उस पर महाभियोग लगा करके उसको कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाया भी जा सकता है। और ये हटाने की महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है और ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। महाभियोग जो है संसद के किसी भी सदन में आरोपित किया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में जो है महाभियोग लाया जा सकता है दोस्तों। अब ये महाभियोग कौन ला सकता है? तो इसमें सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए। क्या कहा हमने? किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन जिस सदन में लाया जा रहा है 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और राष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन पहले दे दी जानी चाहिए। सदन के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों द्वारा महाभियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के बाद इसे दूसरे सदन में जांच के लिए भेजा जाएगा। यानी जिस सदन में लाया गया उसके 2/3 बहुमत से, सदस्यों के 2/3 बहुमत से महाभियोग यदि पारित कर दिया गया तो ये जो है वो जांच के लिए दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। जैसे लोकसभा में लाया गया तो राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, राज्यसभा में लाया गया है तो लोकसभा में भेज दिया जाएगा। लाया किसी भी सदन में जा सकता है, बस उसके 1/4 सदस्यों के द्वारा उसके ऊपर हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना मिल जानी चाहिए। अब ऐसे में जांच जब चल रही हैं तो राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हो सकता है या वो कोई अपना प्रतिनिधि भी भेज सकता है दोस्तों। और अगर दूसरा सदन भी अभियोग को ठीक मानता है, प्रमाणित हो जाता है, तो अपने सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा अगर महाभियोग विधेयक पारित कर दिया गया तो पारित किए जाने की तिथि से ही राष्ट्रपति को पदच्युत माना जाता है। उसी समय से जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। यानी 2/3 बहुमत से दूसरा सदन भी उसको पारित कर दे तो राष्ट्रपति का पद समाप्त माना जाएगा, राष्ट्रपति अपने पद से रिक्त हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा उस समय। राष्ट्रपति के निधन, त्यागपत्र या पदच्युति, हमने देखा 3 प्रकार से जो है राष्ट्रपति अपने पद पे कार्य नहीं कर रहा है, यानी या तो निधन हो गया या उसने त्यागपत्र दे दिया या उसको हटा दिया गया या किसी भी अन्य कंडीशन में, कोई भी ऐसी प्रकार की कंडीशन है जब राष्ट्रपति का पद खाली है तो राष्ट्रपति के चुने जाने तक राष्ट्रपति पद का कार्य कौन करेगा? तो वो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा।
उपराष्ट्रपति काम करेगा राष्ट्रपति का जब राष्ट्रपति का पद खाली है। तो इसके अलावा राष्ट्रपति यदि बीमारी के अंदर है, अनुपस्थित है या अन्य कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हो, तो ऐसी स्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? राष्ट्रपति संभालेगा। राष्ट्रपति का कार्य संभालने के समय उसे वे सारी शक्तियां और अधिकार प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति को होते हैं। ये मान के चलिएगा जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सीट पे बैठा है तो वो उपराष्ट्रपति नहीं रहा, वो क्या हो गया? वो राष्ट्रपति ही हो गया। वो सारी चीज़ें उसको उसी प्रकार से मिलती हैं जो एक राष्ट्रपति को मिलनी चाहिए। और इस अवधि के अंदर उपराष्ट्रपति संसद द्वारा निर्धारित जो परिलब्धियां हैं, बत्ते हैं, उनके विशेषाधिकारों का वो हकदार भी होता है। यानी आप इसको इस तरह से समझ लीजिएगा कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति की सीट पे बैठ गया तो वो राष्ट्रपति है, तो उसको उसके सारे अधिकार उसको मिल जाते हैं। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा, राष्ट्रपति जो है क्या दोबारा चुने जाने के लिए पात्र होता है? क्या राष्ट्रपति अपने पद पर दोबारा चुना जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल चुना जा सकता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति पर रिक्ति को भरने के लिए चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा कर लिया जाता है। अब ने क्या कहा कि राष्ट्रपति जो है एक बार राष्ट्रपति रह चुका है तो क्या वो दोबारा चुना जा सकता है? हाँ, दोबारा चुना जाने के लिए पात्र होता है, लेकिन कितनी बार चुना जा सकता है इसके संबंध में हमारा संविधान मौन है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया कि कितनी बार चुना जा सकता है। और कार्यकाल की समाप्ति के बाद में जो है ये जो सीट खाली न रहे इसलिए चुनाव भी क्या होता है, कार्यकाल के समाप्ति से पहले ही पूरा कर लिया जाता है। इसके अलावा अगर कंडीशन आए कि राष्ट्रपति का निधन हो गया, त्यागपत्र हो गया, पदच्युति है या अन्य किसी कारण से जो पद है वो खाली हो गया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर 6 माह के भीतर जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा। हमने क्या कहा कि एक तो ये कंडीशन हमें रखनी है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहा। खाली क्यों नहीं रहेगा? कि चुनाव अगला होने से पहले यानी उसके पद समाप्ति से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। दूसरी बात हमने क्या कही कि क्या जो राष्ट्रपति अभी है वो चुनाव में हिस्सा ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। कितनी बार ले सकता है? कितनी भी बार ले सकता है, क्योंकि संविधान इस बारे में मौन है। इसके अलावा देखिए, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो उसका खाली पद है उसको 6 माह के अंदर जो है उसको शामिल कर लेना चाहिए। ऐसी कंडीशन कब है? अब देखिएगा, इस बात को थोड़ा टेक्निकल है। अगर हम समझें कि राष्ट्रपति, देखिए अगर चुनाव हो रहा है तो हमें पता है कि फला तारीख को जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा। हम जानते हैं कि कब पद रिक्त होने वाला है, तो उससे पहले चुनाव करवा लेंगे। लेकिन अब आकस्मिक स्थिति आ गई, राष्ट्रपति का निधन हो गया, तो हम उससे पहले चुनाव, हमें नहीं पता था कि कब निधन होने वाला है। दूसरी बात, उसने त्यागपत्र दे दिया या उसको हटा दिया गया, तो हमने ये भी नहीं सोचा था कि हम इसको हटाने वाले हैं। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आई जो आकस्मिक है तो उसके अंदर तो पद अचानक से खाली हो गया ना, तो उस खाली पद को भरने के लिए जो है 6 माह के भीतर हमें चुनाव करवाना होगा। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी संदेहों और जो विवाद हैं उनका निराकरण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है और उसके द्वारा लिया गया निर्णय ही क्या होगा, अंतिम होता है। दोस्तों, यानी राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है तो उन सभी विवादों का जो निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है और उसी का निर्णय जो अंतिम हुआ करता है। दोस्तों, अनुच्छेद 71 में ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा और उसका जो निर्णय है वही अंतिम होगा। अब हम एक और चीज़ देखें कि राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति को चुनाव को इस आधार पर कभी भी चुनौती नहीं दी जा सकती कि चुनाव के समय सदस्यों की संख्या है ना जो वो है वो पूरी नहीं थी। यदि सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के चुने जाने को देखिए रद्द कर देता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर विवाद गया, लेकिन वो विवाद इस आधार पर नहीं जा सकता कि जब चुनाव हुआ तो उस समय सदस्यों की संख्या पूरी नहीं थी, यानी सीटें खाली थी। अब देखिएगा क्या हुआ, किसी ऐसा कंडीशन आई कि विवाद हुआ और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने राष्ट्रपति के चुनाव को रद्द कर दिया, तो उससे पहले जो किए गए जो कार्य हैं उनका क्या होगा? जो राष्ट्रपति जो कार्य कर चुके हैं उन कार्यों का क्या होगा? तो उन कार्यों को भी अवैध नहीं माना जाएगा, अर्थात वे कार्य जो हैं वो प्रभावी रहेंगे, उनको माना ही जाएगा। दोस्तों,
अब हम बात करते हैं आगे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी बात है वो राष्ट्रपति की शक्तियां और राष्ट्रपति के कार्य। देखिए राष्ट्रपति में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेदों में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, शक्तियों में से पूछे जा सकते हैं, और कई बार जो है वो कौन सा राष्ट्रपति कब बना उसकी प्रमुख बातें हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अलग से अपने राष्ट्रपति की वीडियो को देखेंगे जिसके अंदर सभी राष्ट्रपतियों की चर्चा में करने वाले हैं। अगर इसी में जोड़ देते तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती दोस्तों, इसलिए उसका वीडियो आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो अब तक बन चुके हैं उनका अलग से मिलेगा। यहाँ हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उनके कार्यों के विषय में दोस्तों। तो इसकी जो शक्तियाँ हैं उनको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ, ये सारी शक्तियों की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यकारी शक्तियाँ। तो कार्यकारी शक्तियों में कौन से आते हैं, तो देखिएगा सबसे पहली बात कि भारत सरकार के सारे जो कार्य हैं वो औपचारिक रूप से किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। दूसरी बात कि राष्ट्रपति उस नीति के उल्लेख के साथ नियम बना सकता है जिसमें उसके नाम से किए गए सभी आदेश और बनाए गए प्रपत्र प्रमाणिक हों। राष्ट्रपति उस नीति के उल्लेख के साथ नियम बना सकता है जिसके उसके नाम से, यानी जिसके अंदर उसका नाम मेंशन हो, उसके नाम से लिए गए सभी आदेश और बनाए गए प्रपत्र हैं जो प्रमाणिक है, यानी उसके नाम से जो भी आदेश बनाए गए हैं उन सभी के लिए वो नियम भी बना सकता है। राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कामकाज को अधिक सुविधाजनक बनाने और उस कार्य को मंत्रालयों के बीच बांटने के लिए नियम भी बना सकता है। क्या कर सकता है, नियम बना सकता है। और क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और वे राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बनी रह सकती हैं दोस्तों। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति और उनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, वो भी करता है राष्ट्रपति, और महान्यायवादी भी राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं उनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या नहीं करता। यहाँ कार्यकारी शक्तियों के अंदर हम विशेषता देखते हैं कि किन चीज़ों के लिए वो नियम बना सकता है और किन किन की नियुक्ति वो कर सकता है। इसके अलावा देखिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी के अध्यक्ष, उसके सदस्य, राज्य के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इन सभी की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इसके बाद में देखिएगा 7वें पॉइंट के अंदर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित सूचना और विधान से संबंधित प्रस्ताव की मांग भी कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के विचारार्थ, क्या कहा हमने, मंत्री परिषद के विचारार्थ किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय से संबंधित ऐसे किसी विषय की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है जिस पर मंत्रिपरिषद से विचार विमर्श नहीं किया गया हो। यानी जिसमें पूरी मंत्रिपरिषद से विचार विमर्श नहीं किया गया है, लेकिन जो विचारार्थ है किसी मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय के संबंध में, तो ऐसे विषय की मांग जो है प्रधानमंत्री से वो कर सकता है दोस्तों। अगला देखिए, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के हालात की जांच के लिए आयोग का गठन भी कर सकता है। राष्ट्रपति केंद्र राज्यों के मध्य अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी कर सकता है दोस्तों। इसके अलावा देखिए कि राष्ट्रपति को केंद्र शासित क्षेत्रों पर सीधे प्रशासनिक नियंत्रण के रूप में भी देखा जाता है, यानी केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो सीधे राष्ट्रपति के अंडर में होते हैं। अब देखिएगा क्या कहा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित सूचना और विधान से संबंधित प्रस्ताव की मांग कर सकता है। दूसरा कि मंत्रिपरिषद के विचारार्थ, यानी मंत्रिपरिषद के विचारार्थ किसी मंत्री द्वारा लिए गए जो निर्णय है संबंधित ऐसे विषय की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है जिस पर मंत्रिपरिषद से विचार विमर्श नहीं किया गया। अभी तक जिस पर मंत्रिपरिषद से विचार विमर्श नहीं किया गया है ऐसे विषय को वो अपने पास में मंगा सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आयोग का गठन कर सकता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है, और राष्ट्रपति जो है इसको अंतर्राज्यीय मान लेना भी, अंतर्राष्ट्रीय नहीं अंतर्राज्यीय, और राष्ट्रपति का जो केंद्र शासित क्षेत्रों पर जो है वो सीधा नियंत्रण होता है दोस्तों।
इसके बाद में हम बात कर लेते हैं विधायी शक्तियों के विषय में। दोस्तों, विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? राष्ट्रपति जो है विधान से संबंधित, क्योंकि देखिए हमने कहा वो संसद का अभिन्न अंग होता है, यानी कानून बनेगा तो उसके अंदर से भी निकलेगा, यानी उसके सहमति के बिना कोई कानून नहीं बन सकता है। तो विधायी यानी कानून संबंधी शक्तियाँ उसके पास में कौन कौन सी हैं, उनकी बात अपने कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति संसद सत्र का क्या कर सकता है? आह्वान कर सकता है और सत्रावसान कर सकता है। वो लोकसभा को भंग कर सकता है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। अब देखिए क्या काम नहीं, वो संसद का सत्र का आह्वान कर सकता है और सत्रावसान कर सकता है, वो लोकसभा को भंग भी कर सकता है और संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। अगर संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो उसकी अध्यक्षता है लोकसभा अध्यक्ष को करनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखिए राष्ट्रपति क्या करता है? संबोधन करता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद का जब पहला सत्र लगता है तो प्रत्येक वर्ष जो है वो उसको संबोधित करता है। दो हमने कहा बात कि एक तो क्या कहा, राष्ट्रपति आम चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद में संसद का पहला सत्र है उसको, और हर वर्ष जो है पहला सत्र जो है यानी पहले सत्र को संबोधित करेगा, चाहे वो साल का है चाहे वो चुनाव के बाद में संसद का पहला है। तो हर पहले सत्र को जो है ये राष्ट्रपति संबोधित करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्य के संदर्भ में संसद के सदनों को संदेश भी भेज सकता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पर अगर रिक्ति हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी रिक्त हैं और उपाध्यक्ष भी रिक्त हैं, तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए भी नियुक्त कर सकता है। इसी प्रकार वह राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों का पद अगर रिक्त हैं तो राज्यसभा के किसी सदस्य को सदन की कार्यवाही के लिए सभापतित्व के रूप में भी वो नियुक्त कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा देखिएगा राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राज्यसभा में मनोनयन कर सकता है। कितने सदस्यों का? 12 सदस्यों का। कौन से? जो साहित्य, विज्ञान और कला और समाज सेवा के क्षेत्र के प्रतिष्ठित जो 12 व्यक्ति हैं उनको राज्यसभा के लिए वो मनोनीत कर सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता है। हमने क्या कहा? 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो ऐसा नहीं है करेगा ही करेगा। यदि आंग्ल भारतीय समाज का जो है समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी अगर आंग्ल भारतीय नहीं आया है तो फिर उसमें से किसी को चुना जा सकता है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न का भी समाधान कर सकता है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से संसद सदस्यों की अयोग्यता, यदि संसद सदस्यों को अयोग्य मानना है तो चुनाव आयोग के परामर्श से इनका समाधान भी वो है कर सकता है। कुछ तरह के जो विधेयक हैं उनको संसद में लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी होती है, यानी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना ये संसद में नहीं रखे जाते। जैसे संचित निधि से व्यय करने की आशय का अगर कोई विधेयक है तो, या किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव या नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक हो तो, ये हमने अभी जम्मू कश्मीर के संबंध में देखा भी था। तो अगर संचित निधि से व्यय करने का कोई विधेयक है तो वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही आता है, और सीमाओं में बदलाव या नया राज्य बनाना है तो भी जो विधेयक है वो इसकी अनुमति से ही रखा जाता है। अब देखिए संसद द्वारा पारित जो विधेयक है वो राष्ट्रपति के साथ में जब भेजा जाता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति उस विधेयक का क्या कर सकता है? विधेयक पर या तो अपनी सहमति प्रदान कर देगा या विधेयक से संबंधित अपनी सहमति को रोक लेगा, या क्या करेगा? विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, या तो सहमति प्रदान कर देगा या रोक लेगा या पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। संसद यदि विधेयक को संशोधन के साथ या इसके बिना दोबारा पारित करती है तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होगी। यानी पुनर्विचार के लिए उसने लौटाया, लेकिन अगर लौट करके उसी के पास में वापस आ गया तो उसे अनुमति देनी होती है, पारित करना होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयकों के संदर्भ में वीटो शक्ति प्राप्त है। वीटो शक्ति जो है वो कितने प्रकार की होती है? वो 4 प्रकार की होती है। वीटो 4 प्रकार की होती हैं। विधेयक से संबंधित अपनी सहमति रोक लेने की वीटो की शक्ति, इसे हम परम वीटो कहते हैं। दूसरी जो है वीटो, उसके अंदर विधायिका में उच्चतर बहुमत आवश्यक होता है, सशर्त वीटो बोलते हैं इसमें। तीसरा जो है संदेह युक्त वीटो, जिसके लिए विधायिका में साधारण बहुमत आवश्यक होता है। रोध वीटो, जिसके अंदर विधेयक से संबंधित सहमति देने में विलंब किया जा सकता है। इसमें क्या कहें, टाल दिया जाता है एक लंबे समय के लिए। तो भारत के राष्ट्रपति को जो वीटो शक्ति प्राप्त है वो परम
संदेह युक्त और रोध यानी पॉकेट वीटो का एक मिला जुला रूप है। पॉकेट वीटो का मतलब होता है उसके पास में कोई विधेयक आया तो उसका कोई जवाब ही नहीं देता है। जब राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास में विचार के लिए भेजता है। देखिए राज्यपाल भी जो विधानसभा द्वारा पारित किया गया कोई ऐसा विधेयक है जिसमें उसको कोई शंका हो तो वो राष्ट्रपति के पास में विचार के लिए भेज सकता है। अब राष्ट्रपति उस कंडीशन में क्या करेगा, विधेयक पर अपनी सहमति देता है, या तो सहमति दे देगा या सहमति को रोक लेता है, या राज्यपाल को विधेयक वापस राज्य विधानसभा को पुनर्विचार के लिए भेजता है। यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो निर्देश देता है कि यहाँ राज्य विधानसभा द्वारा विधेयक दोबारा पारित कर दिए जाने पर, दोबारा विचारार्थ भेजे जाने पर राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। दोस्तों राज्य से आया है तो उस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति को राज्य के विधेयकों के संबंध में वो एब्सोल्यूट वीटो प्राप्त है। राज्यों के संबंध में वो मना कर सकता है तो उसको सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसी कंडीशन के अंदर राज्य के विधेयकों के संबंध में उसको एब्सोल्यूट वीटो की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों इसके अलावा हम देखें राष्ट्रपति संसद सत्रावसान के समय, यानी जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो वो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और इन अध्यादेशों पर जब भी संसद पुनः प्रारंभ होगी तो शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर, कितने सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति प्रदान करनी अनिवार्य होती है। राष्ट्रपति अध्यादेश को किसी भी समय चाहे तो वापस भी ले सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति केक की रिपोर्ट, यूपीएससी की रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखता है, संसद में प्रस्तुत करता है। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के विषय में। दोस्तों राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में धन विधेयक रखा जा सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक नहीं रखा जा सकता। केंद्रीय बजट जिसको हम वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं, अनुच्छेद 112 में आता है। तो ये क्या है कि राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में रखा जाता है, यानी बजट भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही रखा जाएगा। राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही अनुदान की मांग भी की जा सकती है। अनुदान की मांग भी किसके आधार पर होगी, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही। राष्ट्रपति किसी अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि से अग्रिम राशि का प्रबंध भी कर सकता है। संचित निधि से अगर धन निकालना है, अग्रिम राशि निकालनी है तो उसका प्रबंध भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। राष्ट्रपति और क्या कर सकता है, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कर सकता है जो केंद्र और राज्यों के मध्य टैक्स के बंटवारे से संबंधित कामों को देखता है, उसकी अनुशंसा भी वो कर सकता है राष्ट्रपति। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं न्यायिक शक्तियों की, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इस रूप में राष्ट्रपति कानून अथवा तथ्य से जुड़े हुए किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, अनुच्छेद 143 के तहत। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो सलाह दी है उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। दोस्तों राष्ट्रपति और क्या कर सकता है, सजा माफ कर सकता है। किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय के द्वारा किसी अपराध के लिए दी गई सजा को माफ कर सकता है। सजा याफ्ता जो व्यक्ति है उसको कुछ समय के लिए ढील दे सकता है। सजा के कानून को निर्धारित तिथि से कम करने के लिए भी कह सकता है। सजा के स्वरूप को बदले बिना सजा को कम करने की सलाह भी दे सकता है। इस प्रकार से सजा में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं। नंबर 1 तो कि जो दंड या सजा है वो कोर्ट मार्शल की नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराधों के लिए दिया गया हो। अगर विधि के विरुद्ध संघीय विषय से संबंधित अपराध के लिए दिया गया है तो भी वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। और जब दंडादेश कौन सा हो, मृत्यु दंड हो, तो भी वो हस्तक्षेप नहीं करता है। किस 5 प्रकार की शक्तियाँ हैं, 5 प्रकार से क्षमादान की शक्ति का जो उपयोग वो राष्ट्रपति करता है। सबसे पहली आती है माफी, क्षमा या पार्डन। उसको माफ़ कर देता है, क्षमा कर देता है। क्षमा का तात्पर्य यहाँ हम लेंगे सजा से पूर्णतः मुक्त कर देना, और इसमें पूर्णतः निर्दोष मान लिया जाता है व्यक्ति को, यानी व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि उसने कभी कोई अपराध किया ही नहीं है, इस प्रकार से उसको मुक्त कर दिया जाता है। अब देखिए प्रविलंब क्या होता है, इसके तहत मृत्यु दंड को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। अस्थायी रूप से मृत्यु दंड को एक बार क्या कर दिया गया है, निलंबित कर दिया जाए। परिहार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परिहार क्या होता है कि दंड की प्रकृति, यानी दंड की प्रकृति में तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन दंड की मात्रा को कम कर दिया।
जैसे 2 वर्ष का कठोर कारावास है तो उसे 1 वर्ष के कठोर कारावास में हमने उसको बदल दिया है दोस्तों। लघुकरण में हमने क्या किया कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर दिया। परिहार में हमने प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन दंड की प्रकृति में परिवर्तन किस में होगा? लघुकरण में होगा। इसमें क्या होगा? जो 2 वर्ष का कठोर कारावास है उसको 1 वर्ष के साधारण कारावास में बदल दिया जाएगा। 2 वर्ष का जो कठोर कारावास है उसको 1 वर्ष के साधारण, यानी कठोर से वो क्या हो गया? साधारण हो गया। तो क्या हो गया? वो उसके दंड की प्रकृति में परिवर्तन हो गया। इसके अलावा देखिए विराम, इसमें क्या होगा? किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी गर्भवती स्त्री है तो ऐसी जो महिला है उसको मृत्यु दंड दिया नहीं जा सकता, तो उस कंडीशन में मृत्यु दंड को जो है साधारण कारावास में उसको बदल दिया जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन वापस कहता हूं कि राष्ट्रपति अपने आप से कुछ भी नहीं करता। इन सभी शक्तियों का वो प्रयोग करेगा, कब करेगा? जब उसको मंत्रिपरिषद सलाह देगा दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं कूटनीतिक शक्तियों के विषय में। अब देखिएगा जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते होंगे वो राष्ट्रपति की ओर से ही उनको अंतिम रूप दिया जाता है, यद्यपि उन पर संसद की स्वीकृति अनिवार्य होती है। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व भी करता है और राजदूतों और उच्चायुक्त जैसे कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंदर राष्ट्रपति ही जो है अंतिम रूप उनका माना जाता है। हालांकि वो अपने आप नहीं करेगा संसद के, और इस बात को वापस याद करवा देता हूँ कि वो अपने आप से कभी कुछ नहीं करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। कुछ परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार हैं जब वो अपने आप से कुछ करता है, बाकी वो कुछ नहीं करता। बाकी वो उनको जो है मंत्रिपरिषद कहेगी वो उतना ही काम करते हैं। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रधान जो है प्रतिनिधित्व भी करता है दोस्तों। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है और साथ ही साथ राजदूत और उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी वो करता है। इसके अलावा सैन्य शक्तियों की बात करें तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुखों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है और युद्ध की घोषणा करने के साथ साथ शांति से जुड़े मामलों की संसद की स्वीकृति के लिए वो उनको भेजता भी है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सैन्य शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के पास में हैं, क्योंकि वो भारतीय सेना का न केवल सर्वोच्च कमांडर है बल्कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा करता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपातकालीन शक्तियों की। ये भी पूछी जा सकती हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 प्रकार के आपातकाल हम मानते हैं, 352, 356 और वित्तीय आपातकाल 360 की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपात के विषय में। अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, 352 कब लगेगा? यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ये सशस्त्र विद्रोह का जो शब्द है वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। अब सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। आपातकाल की जो घोषणा है वो 1 माह के भीतर मंत्रिमंडल की लिखित सहमति अनिवार्य होती है। यानी आपात की घोषणा उसने कर दी, लेकिन उसकी जो लिखित सहमति है वो 1 माह के भीतर मंत्रिमंडल की लिखित जो सहमति है वो अनिवार्य होती है। आपात की उद्घोषणा का 1 माह के भीतर संसद से अनुमोदन भी आवश्यक होता है। अनुमोदन के पश्चात 6 माह तक जो है आपातकाल लागू रहता है। 6 माह के बाद में अगर और लगाना है तो इसका पुनः अनुमोदन करना आवश्यक होगा दोस्तों। अनुच्छेद 352 के तहत अब तक कुल जो है 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। 1962 में चीन के आक्रमण के समय, 71 में पाकिस्तान के आक्रमण के समय और 1975 में आंतरिक अशांति के समय, जो चर्चित भी रहा था और विवादास्पद भी है। और उसी के बाद में जो है वो जो है शब्दों में परिवर्तन कर दिया गया और उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग भी किया गया था दोस्तों। राष्ट्रपति शासन कब लगेगा? ये राज्यों से संबंधित है। यदि संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिले राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि उस राज्य का जो शासन है संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करके उस राज्य का जो शासन है वो अपने हाथों में ले सकता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा ऐसी उद्घोषणा जो है इसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी संसद के 2 माह के भीतर। संसद के अनुमति के पश्चात भी कोई उद्घोषणा एक बार में 6 माह तक
6 माह से अधिक समय तक नहीं लागू रह सकती है और कुल मिलाकर के 3 वर्ष से ज़्यादा समय के लिए ये जारी नहीं रह सकता है दोस्तों। वित्तीय आपात की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है, जिसके अंदर बहुत सारी कटौतियाँ शुरू हो जाती हैं। दोस्तों हमने इस क्लास के अंदर जो बात की है वो वही बातें की हैं दोस्तों जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अन्यथा संविधान इतना ज़्यादा विस्तृत है कि अगर एक आप राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो आप उसके अंदर सारे दिन की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वही टॉपिक दे रहा हूँ, वो मैटर दे रहा हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि हमें परीक्षा पास करनी है, हमें यहाँ पर जो है किसी प्रकार से सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी नहीं करनी है। अगर आप पीएचडी करोगे तो मेरे हिसाब से मुश्किल होता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट इतना ज़्यादा डीप है कि आप उसमें डीप करके भले ही एक सब्जेक्ट को पढ़ने में सारा साल गुजार दें, आपको कुछ अपनी सीमाएं तय करनी होंगी, कुछ लिमिटेशंस आपको रखनी होंगी। बहुत सारा पढ़ने की बजाय, बहुत ज़्यादा डीप में जाने के बजाय आपके पास में जो है, जो मैटर है, आप उसको बार बार पढ़ें और कम से कम ये आपको विश्वास हो जाए, कॉन्फिडेंस हो जाए कि इतने मैटर में से कुछ भी आएगा तो मेरा क्वेश्चन सही होगा। और क्वेश्चन से संबंधित सारा मैटर मैंने जो है वो इस क्लास में राष्ट्रपति से संबंधित डाल दिया है। हो सकता है आपके मन के अंदर इस प्रकार की भावनाएं उठ रही हो कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये होता है, फला टीचर ने ये बता रखा। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी किताबों में लिखी हुई है दोस्तों, लेकिन यकीन मानिए इस बात का कि आपकी परीक्षा से उसका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है दोस्तों। तो आप, क्योंकि आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें 12 यूनिट में बहुत सारी चीज़ें समेटती हैं, बहुत सारा मैटर है और उसमें से क्वेश्चन मात्र 60 आने हैं। अगर आपने उसके सारे सिलेबस को देखोगे तो एक टॉपिक के हिस्से में एक क्वेश्चन भी नहीं आता। तो हमें अपनी सीमाएं तय करके पढ़ाई करनी होगी दोस्तों। तो आप भी, मेरा जो आपसे कहना है कि आप इसी प्रकार से अपनी तैयारी को रखें, अपनी लिमिटेशंस, अपनी जो किताबें, अपना एक मैटर को निश्चित कर लें और उसी को बार बार पढ़ें। जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही कंठस्थ होता चला जाएगा और आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा दोस्तों। ऐसी उद्घोषणा जो 2 माह के पश्चात परिवर्तन में नहीं रहेगी जब तक कि इसके पूर्व उसे संसद द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है। तो दोस्तों वित्तीय जो आपात है वो 360 के अंदर हमने पढ़ा था। इसके बाद में हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे उपराष्ट्रपति के विषय में। हमेशा की तरह इस क्लास की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आप इसे हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।